हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिबाइट डिफेंस चैनल पर। और आज मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आया हूं जिसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पीवाईक्यू को लेकर एक बहुत ही जनरल डाउट रहता है कि कितने साल के पीवाईक्यूज करने चाहिए, पीवाईक्यूज करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, मतलब क्या सच में हेल्पफुल है या नहीं है। ये सारे सवालों का जो जवाब है वो आज इस सेशन के अंदर आपको मिलने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा बेहतर लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उसके ऊपर और डिटेल में एक्सप्लेनेशन पे बात कर सकें। राइट, तो आज हमारा टॉपिक है कि सब कुछ पढ़ना हमारे लिए जरूरी है या एक स्ट्रैटेजी के साथ आप पीवाईक्यू से भी अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अब हमारे पास 90 दिन का समय बाकी है, यानी 3 महीने के अंदर अगर हम लोग मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा रास्ता मैं आपको बताऊंगा जो आसान भी है और जो सही तरीके से अगर किया जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्मूथली एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए बात करने का कि क्या पूरा सिलेबस हमारा कभी भी जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली यूपीएससी हमेशा एक चैलेंज आपके सामने रखता है, एक बहुत बड़ा सिलेबस, जिसमें जीएटी को अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, साथ में करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा होता है। तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही, लेकिन इस चैलेंज को कवर करने का बेनिफिट क्या है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब आप बात आती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स सारे बच्चों की अच्छी नहीं होती है। तो मैथमेटिक्स को एक चैलेंज की तरह लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको ये पूरा सिलेबस करना है, मुझे 120 के 120 सवाल सॉल्व करने पर ही क्या क्राइटेरिया ये है कि आपको पास किया जाएगा। नहीं, ये जो मिथ है आपके दिमाग में, जो मिसकंसेप्शन है कि हाँ भाई मुझे सारे सवाल सॉल्व करने आने चाहिए तभी मैं मैथ्स कट ऑफ क्लियर कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिए। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपका पूरा सिलेबस कवर करना नहीं, सिलेक्शन आपका मेजर गोल होना चाहिए, और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। राइट, तो हर साल 60 to 65% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, सवाल नहीं रिपीट होते हैं। सवालों पर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज मतलब बार बार रिपीट होता है। सपोज कीजिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स का क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया, तो 2023 में भी आप देखोगे कि रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। रियल रूट्स नहीं पूछेगा तो जरा सा घुमा देगा, इमेजिनरी रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, इक्वल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। अरे कहानी तो सबकी एक ही थी ना, एक कंडीशन पे था। तो कॉन्सेप्ट अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। तो यानी 60 to 65% क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होता है भाई। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है। दूसरा, स्टूडेंट जो होते हैं वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो रैंडम प्रिपरेशन की वजह से फेल हो जाते हैं। अब ये रैंडम प्रिपरेशन क्या होता है? रैंडम प्रिपरेशन बेसिकली आज इस चैनल में गए, यहां देखा क्या चल रहा है, देख लिया, कुछ देर देखा, घंटा भर देखा, छोड़ दिया, चले गए। कल दूसरे चैनल पर गए, कुछ देर देखा, छोड़ दिया, आज ये चैप्टर पढ़ लिया, कल वो चैप्टर पढ़ लिया, कल कहीं से मॉक टेस्ट लगा लिया, कल कहीं से फ्री मटेरियल उठा लिया, कहीं किसी की बात सुन ली कि अरे तू ये पढ़ रहा, चल मैं ये पढ़ लेता हूं। तो ये रैंडम जो प्रिपरेशन है ना, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसकी वजह से बच्चा जो है वो भटक जाता है। भाई ये बहुत बड़ा रास्ता है ना यार, अगर तुम एक रास्ता तय करके नहीं चलोगे तो भटकना तो वाजिब है। तो आप इसी तरीके से भटक जाते हो, भले ही आपकी इंटेलिजेंस अच्छी हो, एवरेज हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आपको भटका दिया जाए तो आप भटक जाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले रास्ता सही चुनना है कि मैं इस रास्ते से चलूंगा। अब आप उस रास्ते से चलते हुए आप देखिए कि हाँ मुझे ये चीज यहां से पढ़नी है, आप पढ़ लो, ये चीज यहां से पढ़नी है, यहां से पढ़ लो, ये चीज यहां से प्रैक्टिस करनी है, वैसे कर लो। लेकिन रास्ता तो तय हो कि मैं इस रास्ते पे चलते हुए ये चीजें करूंगा। तो स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फोकस ऑन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। आपको कभी भी कोई साल का क्वेश्चन पेपर जब आप उठाते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्या मैं समझ नहीं पाता कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए बच्चा एनालाइज क्यों नहीं करता है। उसे सिर्फ यही क्यों दिखाई देता है कि ये क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने के बाद एनालाइज क्यों नहीं करता है कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किसी चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। भाई ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब भी मान के चलिए हम लोग टीचर जो प्रजाति के लोग हैं
हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग टॉपिक्स बताते हैं, सब टॉपिक्स बताते हैं, हर एक टॉपिक के हिसाब से हम बताते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, यहां से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, इस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी सवाल आया कभी नहीं आया। ये चीज हम क्यों बता रहे हैं बार बार, और बार बार आप हमसे ही पूछने क्यों आ रहे हैं, क्या ये काम आप नहीं कर सकते थे? एग्जैक्टली अगर आप ये काम खुद कर सकते थे तो बेटा आपको ये सारी चीजें करनी है। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हमारे पास आते हैं तो हम भी बताते हैं, लेकिन आपका भी ये काम होना चाहिए कि आप भी खुद इसको एनालाइज जरूर करें। क्योंकि याद रखिएगा बेटा, जो चीज आपने खुद से एक बार प्रैक्टिस कर ली उसको दुनिया में कोई आपसे नहीं भुला सकता। मैं आपको कितनी बार भी उसको सॉल्व करके बता दूं, आप उसे याद नहीं कर सकते। ये नियम याद रखिएगा, हमेशा सेल्फ प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा रंग दिखाती है अपने समय पे जब उसकी जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिसके बारे में बात करूंगा कि सच में, क्या सच में पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत सारे बोलेंगे अरे पीवाईक्यूज तो पहले मैंने एक बार कर लिए हैं, दोबारा करने का मन नहीं करता है। बट यकीनन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार कर लिया और अब भी तुमसे पेपर नहीं निकल रहा है तो मेरे दोस्त, आपने पहली बार भी ढंग से नहीं किया है। क्योंकि अगर तुमने सही मायने में पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता है, तुम्हें यह पता है कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चंस करने थे, किस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ने थे, तो डेफिनेट सी मेरे भाई, डेफिनेट सी बात है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सर मैंने तो कर लिए हैं लेकिन मेरा पेपर नहीं निकल रहा है। बेटा तूने पहली बार भी अच्छे से नहीं किया है, तुझे यही चीज बहुत सही तरीके से करनी है। बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। हर 3 से 5 साल बाद आप देखोगे कि एक पैटर्न का क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाता है। जैसे डिटरमिनेंट बराबर 0 के ऊपर क्वेश्चन कितने सारे बन जाते हैं, है ना। आपको ऐसे पूछ लिया कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक पैटर्न है, वो पैटर्न हर बार भाई कहां से लेकर आएंगे? भाई जब मैथमेटिक्स का सिलेबस लिमिटेड है तो सवाल कहां से अनलिमिटेड हो जाएंगे? सवाल भी तो लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट भी तो लिमिटेड है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप 3 से 5 साल के अंदर अंदर ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब 10 साल में आपने 2 बार पहिया घुमा दिया, और 2 बार पहिया घुमा दिया तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ आ गया। आपने वो सारी चीजें नोट कर ली कि वो 2 साल 2 बार के पूरे रोटेशन के अंदर किस किस तरीके के सवाल ज्यादा बार पूछे गए। आपको ये तक समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यूपीएससी कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा है। ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस पर काम किया तो आपको एक अलग ही विजन मिलेगा इसके ऊपर काम करने के लिए, राइट। चलिए, कॉन्सेप्ट का क्लस्टर जो होता है वो बार बार आता है। जैसा मैंने बताया, रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई जनरल टर्म के ऊपर बाइनोमियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, अरेंजमेंट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेटर्स फॉर्मेशन पे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये क्लस्टर समझना पड़ेगा कि भाई कुछ तरीके के सवाल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। वही वाली बात की टॉपिक के सब टॉपिक्स में से भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब टॉपिक्स हमारे लिए सच में जरूरी है ना। अब आपको यह ध्यान देना है कि डिफिकल्टी एक्चुअली में मॉडरेट होती है, बट जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका वो है टाइम प्रेशर। अब ये टाइम प्रेशर के साथ मैंने लड़ना पहले भी सिखाया और आज भी सिखाऊंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ये वीडियो इससे पहले मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ये सोचने वाली बात नहीं कि सर जी पहली वाली वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी क्या मेरे को। नहीं, मैं आज भी बताऊंगा कि आप एग्जाम टाइम में या मॉक टेस्ट जब अपीयर करते हैं तो इस दुश्मन से कैसे लड़ाई करनी है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको जो मैथमेटिक्स का पेपर है, सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटालिटी सेट करनी है कि मैथमेटिक्स का पेपर कोई हवा नहीं है। आपको बस उसमें जो डरावनी चीजें हैं उन डरावनी चीजों से भिड़ना नहीं है ना। आपको यह ध्यान देना है कि मेरे को कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन होता है, क्वेश्चन का रिपीटिशन नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चंस बेटा, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट का नाम लूं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया। अब वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज है, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो और हर एक सारी चीज के कम से कम 20-20 तरीके के सवाल तो होते ही होंगे। वैरायटीज की बात करूं तो क्या तुम क्वेश्चन रिपीट करने की उम्मीद रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर कभी एक तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होगा मगर क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होता है। तो आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सर जी मैंने 10,000 सवाल लगा लिए, मैंने 500 सवाल लगा लिए इस चैप्टर पे, अभी भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बेटा तेरा ध्यान ही सवाल के ऊपर है, तू अपने चश्मे से देख ही सिर्फ सवाल के ऊपर रहा है। और मैं कहता हूं कि चश्मा उतार और सवाल नहीं, सवाल के ऊपर छपा हुआ कॉन्सेप्ट देख। कॉन्सेप्ट तुझे बताएगा कि अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो अपनी नजरिया बदलो बेटा। सर्टेन चैप्टर्स डोमिनेट एवरी पेपर, बहुत जरूरी बात है भाई। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेटा ऐसे करके ये एकदम यूं खड़े हुए कि पहले मेरे को प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हारा पेपर यूं निकलवा दूंगा। क्योंकि भाई भर भर के सवाल पूछ रहा है यहां से। मेरे को समझ में नहीं आता कि बच्चा इतनी बड़ी बड़ी चीजों को क्यों इग्नोर करता है। स्टैटिस्टिक्स 8 से 10 सवाल पूछता है, इतना इजी टॉपिक है। उनमें से मान के चलो 2 सवाल ऐसे होते होंगे जो बच्चे को नहीं समझ में आते, वो भी मैंने माइलस्टोन बैच के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है इन डिटेल कि आपको ऐसा कोई सवाल आया तो आपको कैसे क्रैक करना है। फिर भी बच्चा नहीं कर रहा कि सर स्टैटिस्टिक्स छोड़ दे क्या, ले भाई तू पेपर ही क्यों दे रहा, तू जा जा घर बैठ। ठीक है, तो वो वाला मेंटालिटी हटा दो। पहले मोटे चैप्टर देखो कि भैया मुझे ये खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे तपस्या कितनी भी बड़ी हिमालय पे चढ़ के ना करना पड़े। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज चलिए फोकस हो गई। यूपीएससी अवॉइड्स एक्सट्रीम थ्योरी और फैंसी ट्रिक्स। मैं ये नहीं कहता कि यूपीएससी पूछेगा नहीं, पूछेगा, लेकिन वो आपको रोकने वाले सवाल होंगे जहां पर आपको एक्सट्रीम थ्योरी, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, बहुत सारी थ्योरी लग रही होगी, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लीजिए डबल रूट वाली कोई इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको इन्हीं सवालों से तो बच के निकल जाना है। तो यूपीएससी आपको 90% क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल देता है जिनको आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या होगा उसमें थोड़ी समझदारी एक्स्ट्रा लेवल पे लग रही होगी, कोई फॉर्मूला ऐसे घुमाकर लग रहा होगा, उसके हिसाब से वो पूछ लेगा। फैंसी ट्रिक्स बेटा बहुत पुरानी जमाने की बात हो गई है, जब ट्रिक्स होती थी, अच्छा इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। अब ट्रिक्स के ऊपर बात नहीं बन रही है भाई, है ना। अब ट्रिक्स के ऊपर बात नहीं है, तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ट्रिक्स अच्छा है, बेसिक बेसिक ट्रिक्स याद कर लीजिए। लेकिन तुमने अगर यही सोच लिया कि मैं सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे जाऊंगा तो बेटा पेपर नहीं निकलेगा। जितनी ट्रिक्स आती हैं अच्छी बात है, सिर्फ इस पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल गलत है। तो आप फैंसी ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल भी सतर्क हो जाइए कि भैया ट्रिक्स बेसिस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल अब ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। पीवाईक्यूज आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्जाम। बेटा तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हर साल का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम का खाका ही तो बता रहा है कि एग्जाम कैसे बनता है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज बता रहे हैं। कैसे कोई किताब जो है वो हर बात बता देगा। मान लीजिए आपने कोई मार्केट से आर एस अग्रवाल या फिर अरिहंत की पाथफाइंडर उठा ली, आपने उसमें देखा ये सवाल है, लेकिन तुम एग्जाम को कैसे एनालाइज करोगे कि एग्जाम में एग्जैक्टली कौन सा आसान सवाल पूछा जाएगा, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यूपीएससी की एक बड़ी टीम बैठकर जब क्वेश्चन पेपर को सेट करती है तो वो अपने माइंड में ये बात रखती है कि अगर मैं इतने आसान सवाल डालूंगा तो इतने मुश्किल भी डालूंगा। तो वो ब्लूप्रिंट आपको कैसे पता चलेगा? आके तुम्हारे कान में बताएंगे क्या? नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज ही वो जरिया है जिसके माध्यम से आप इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझ सकते हैं कि हाँ भैया कितना आसान है, कितना समय देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आती है। राइट, ठीक। फिर हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर का वेटेज की जो रियलिटी है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। हाई रिटर्न चैप्टर्स मतलब ऐसे चैप्टर जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, या फिर जिसमें मेहनत लग रही है लेकिन उसके बदले ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा उल्टा ना हो जिसमें मेहनत ज्यादा लग रही हो और मार्क्स ये 58-54 आ रही हो आपके हाथ में, वो नहीं। तो ऐसे लो रिटर्न चैप्टर्स में देखोगे सेट थ्योरी और रिलेशंस जनरली बच्चों को पसंद भी कम है, ठीक है, और फिर इसमें से सवाल भी कम होते हैं, तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा अगर सेट थ्योरी करना चाहो कर लीजिए, क्योंकि ये आसान की कैटेगरी में आता है और सवाल ठीक है 2-3 पूछ लेगा। रिलेशंस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, भाई पता नहीं क्या परेशानी है, नहीं समझ में आता सर जी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, नहीं समझ में आता है हमने को। जाने दो भाई, क्योंकि 1 से 2 सवाल पूछेगा। अब इसके लिए तुम पूरी रिलेशंस पढ़ोगे ना, ना रहने दो, ठीक है।
फिर हम लोग कहते फंक्शन, फंक्शन में डोमेन, रेंज, 1 1 नॉन 2 वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये भी भाई बच्चे को नहीं पसंद, होती बहुत सारी चीजें हैं। फिर बच्चा अटक जाता कि सर जी आती तो 3 सवाल है, इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़े, तो मेहनत ज्यादा मार्क्स कम, मेहनत ज्यादा मार्क्स कम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, यहां बच्चा फॉर्मूले देख के ही चक्कर खा जाता है। भाई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते देखा मैंने एक बच्चे को, है तो जाने दो इसको, तो है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आसान है लेकिन कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। बच्चा कई दिनों तक तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में घूमता रहता है, सर जी कहां से माइनस पाई निकाल दिए, सर जी हमको बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे हालात में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजें बहुत सारी हैं। है आसान लेकिन चीजें बहुत सारी हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, सर्कल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं और ये सारी चीजें मिलाकर आपसे 6 से 8 सवाल तक पूछे जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इतना वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक एक टॉपिक अपने आप में बड़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम से कम 8-10 टॉपिक लेके बैठता है, स्ट्रेट लाइंस 8-10 टॉपिक लेके बैठता है, सर्कल्स 8-10 टॉपिक लेके बैठता है, कोनिक सेक्शंस कम से कम 20-40 टॉपिक्स लेके, 20 से 30 टॉपिक्स लेके बैठता है। तो कुल मिला के इट्स अ ह्यूज सिलेबस, बट सवाल 6 से 8, तो आप ये भी छोड़ सकते हो। 3D ज्योमेट्री आसान है, मुझे तो लगती है, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को अगर आसान नहीं लगती है तो छोड़ दो, क्योंकि कुल मिला के 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स भर भर के हैं भाई, भर भर के टॉपिक्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन एकदम छोड़ने वाला टॉपिक है, क्योंकि कुल मिला के 3 से 4 सवाल पूछेगा, लेकिन तुम्हें भी पता है इंटीग्रेशन कितना सताने वाला टॉपिक है मेरे बच्चे, है ना। 12वीं क्लास का सबसे खतरनाक विलन हुआ करता था, इसके साथ पंगा लेना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती थी जी। तो इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ वो वाला हिस्सा कर लो जिसमें ऑर्डर, डिग्री वगैरह वगैरह आप निकालते हो, उतना हिस्सा कर लो। बाकी क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन फिर से इन्वॉल्व हो जाता है तो तुम लोगों को फिर से बुखार आना शुरू हो जाता है। तो ये वाले टॉपिक्स में मेहनत ज्यादा, मार्क्स कम। वहीं पर आप इन टॉपिक्स पर देखोगे तो मेहनत कम है लेकिन मार्क्स ज्यादा है। कुछ टॉपिक्स में आपको लगेगा मेहनत भी ज्यादा है, अबे तो मार्क्स भी तो दे रहा है, हाँ समझ गए ना, मार्क्स भी दे रहा है। तो हाई रिटर्न मतलब जिसमें मेहनत करोगे तो आपको फल भी बढ़िया मिलेगा। तो आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, इन टॉपिक्स को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। पीवाईक्यूज बेस्ड स्टडी फिल्टरिंग सिस्टम, ये कुछ नया लेकर आए हैं रणछोड़दास बाबा। हाँ ठीक, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं स्टेप 1, जब आप शुरुआत करते हैं तो किसी भी चैप्टर के आपने 10 साल के पीवाईक्यूज उठा लिए गुरुजी, है ना, उठा लिए ना, पकड़ के बैठा ना, हाँ पकड़ के बैठ। फिर उसके बाद क्या करो, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू किया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ गया, आपने उसको लिख दिया कि अच्छा मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो तुम्हें पता चला कि पहला सवाल जो है वो सम ऑफ द रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर पूछा है, तो तुमने उसको लिख दिया कि हाँ ये इस टॉपिक में से एक सवाल सम ऑफ द रूट्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे करके आप टिक लगाते चलिए कि सम ऑफ द रूट्स, उसमें कोडिंग डाल दीजिए कि टॉपिक नंबर 1 से पूछा है, टॉपिक 2 से पूछा है। लेकिन तुम्हें टॉपिक्स पता भी होने चाहिए कि किसी चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, है ना। नहीं पता है तो आप किसी भी मेरे पुराने कोई भी पीडीएफ उठा लीजिए, जो लेक्चर नोट्स होते हैं जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे आपको, वहां से आप टॉपिक्स उठा लीजिए, ठीक है। कोई आसान नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरीके से टिक लगाते चलिए, यानी कि हमने सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज तोड़ लिया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि हर एक चैप्टर में से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हमें फ्रीक्वेंसी की मैपिंग पता चल जाती है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहां सबसे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये चीज हमें पता लग जाता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सब टॉपिक्स हर साल पूछे जा रहे हैं, हर दूसरे साल में पूछे जा रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी आपके लिए बहुत जरूरी है। लो फ्रीक्वेंसी वाले समझ में आते तो कर लो, नहीं समझ में आते तो एनु विदा करो, है ना। चलो स्टेप 3, डेप्थ कंट्रोल। तुम्हें इस प्रोसेस को ध्यान देते हुए तुम्हें यह समझ में आएगा कि हमें समंदर में कितना नीचे तक डुबकी लेना है। भाई ज्यादा नीचे तक डुबकी लोगे और तुम्हें अगर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, तुमने इसकी कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो बेटा बेहोश हो जाओगे और वहीं पे डूब के गायब हो जाओगे, कोई बुलाने भी नहीं आएगा तुमको, ठीक है। तो वो नहीं करना है। हर एक तैराक को अपने बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से डुबकी लगानी चाहिए ना। तो अगर तुम उतने अच्छे तैराक नहीं हो, अगर तुम नहीं उतनी गहराई में डुबकी लगा सकते हो, तो आपको इन 2 स्टेप्स को समझते हुए ही समझना है कि मुझे कितना डेप्थ तक जाना है, कितने लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं। तुम्हें ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टेंजेंट टू कोनिक से सालों में कभी कोई सवाल नहीं आता है। कभी कभी गलती से गिर गया कि अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो बताइए वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी,
सर ऐसा भी कोई सवाल हो रहा है, सुधर जाओ है। ठीक है, तो अब मुझे पता चले कि ये सवाल जो है सर बहुत ही रेयरली आता है, तो मैं इसे छोड़ सकता हूं, मैं टेंजेंट टू कोनिक छोड़ सकता हूं। इसलिए आपको यहां से पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले मुझे ध्यान देने हैं, कौन से वन स्टेप लॉजिक है जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फास्ट कैलकुलेशन का भी आइडिया आपको पता लगेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली फास्टर कैलकुलेशन पे कैलकुलेट हो जाते हैं। बहुत आइडिया पता चलता है भाई, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो एनडीए मैथ्स में 50% क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर सॉल्व होने चाहिए, ये तुम्हारा मकसद है, ये मकसद है मेरा कि 50% क्वेश्चन पेपर यानी 60 क्वेश्चंस तो आराम से आप ऐसे ढूंढ सकते हो जो कि 60 सेकंड्स के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करके बेटा आप 1 घंटे के अंदर आधा पेपर सॉल्व कर सकते हो, बस आपको चुनना आना चाहिए। राइट जी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पीवाईक्यू ड्रिवन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, आप कैसे पीवाईक्यूज की मदद से अपनी प्रैक्टिस को इनहैंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं कोई बुक नहीं खत्म कर सकता, या फिर मैं फला फला के डीपीपी खत्म नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या पीवाईक्यू से हो जाएगा? यस, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजी याद रखने का, चैप्टर स्टडी करिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो पहले आप चैप्टर पढ़िए, है ना। चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे उसके पीवाईक्यूज उठाओगे, 10 साल के पीवाईक्यूज उठाए, आपने उसके सॉल्यूशन देखे, उसमें आपने पता किया, आइडेंटिफाई किया कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, जो पिछले पेज में मैंने सारा का सारा बताया, उस पर ध्यान दोगे। और फिर इसके बाद जहां पर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन देखोगे, और सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मुझे उसकी थ्योरी या फिर उसका कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करने की जरूरत है। इसी वजह से वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। अब एक गलती बता दूं, बहुत बड़ी वाली गलती, बच्चा क्या करता है, बच्चा या तो टॉपर को देखता है कि टॉपर इतनी तेजी से 1 घंटे में इतने सारे सवाल कर ले रहा है, या तो वो टीचर को देखता है कि टीचर तो भाई आधे घंटे में इतने सारे सवाल कर ले रहा है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। बेटा रातों रात आईफिल टावर नहीं बनता है, टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि आपकी स्थिति और उसकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। एक टीचर की स्थिति तो आप कंपेयर करो ही मत बेटा, वो सालों से उस लाइन में काम कर रहा है, वो उसी के साथ उठता है, बैठता है, जागता है, सोता है, खाता है, पीता है, सब कुछ उसी के साथ कर रहा है। तो आपकी तो स्थिति बिल्कुल ही हालात में बहुत अलग है। तो आपको यह समझना है कि मैं भले ही धीरे चलूं, लेकिन मेरे कदम एकदम सही होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में आपका डायरेक्शन जरा सा बदला और जाना इधर था, तुम चले इधर गए बेटा, तुम्हारी तो गाड़ी खराब हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको यहां पर मुद्दे की बात बता रहा हूं। अगर आप अपने साथ कोई भी गलत चीज नहीं होने देना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, टीचर आपके किसी भी स्पीड में जा रहे हो, आप अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए उन्हीं के चहल कदमों में चलते रहोगे कि वो रास्ता जिधर जा रहा है हम उसी रास्ते में चलेंगे, लेकिन चलाएंगे हम अपनी स्पीड में। भैया हमको अपनी स्पीड ज्यादा प्यारी है। यानी कि जब तक तुमने एक चैप्टर खत्म किया और ये पूरा प्रोसेस पूरा किया, अगर इस प्रोसेस को पूरा किया बिना आपने टीचर की स्पीड को फॉलो करते हुए दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आपको फेलियर लगने लग जाएगा, आपको मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये पूरा प्रोसेस पूरा ही नहीं कर रहे हो, और फिर आपको ये लग रहा है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रहा नहीं है, मैं भूल जा रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमने मेरे साथ तो पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद क्या हुआ, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो जो तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनने थे वो नहीं बन पाए। मैंने तो बता दिया कि देख भाई न्यूरॉन का कनेक्शन ऐसे बनेगा, लेकिन ये तुम बनाओगे कैसे? जब तुम उसे खुद प्रैक्टिस करोगे। वो तुमने करा नहीं, तो हो जाएगा, समय बर्बाद लगेगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन ऐसा लगेगा कि सर बिल्कुल नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो क्यों करना है भाई? उससे बेहतर यह है कि अगर मैं आपको 30 चैप्टर पढ़ा रहा हूं और उस 30 चैप्टर में से आपने 20 चैप्टर अपनी स्पीड में अच्छे से पढ़ लिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा? बस यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। पीवाईक्यू पे जो गलती होगी तुमसे, कोई सवाल नहीं हो रहा है, कोई सवाल आपसे गलत सॉल्व हो गया, किसी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो वही तुम्हारा सिलेबस याद रखना। बार बार पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये सबसे मजेदार चीज है कि पहली बार जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो वो पूरा पढ़ते हो, फिर उसके बाद जब तुम सवाल लगाते हो, तुम्हारे केस में भी पीवाईक्यू चल रहा है, तो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो फॉर्मूला नहीं आया, वही तुम्हारा सिलेबस है रिवाइज करने का। ठीक है, सिलेबस है बेटा रिवाइज करने का। ये ध्यान रखिएगा कि अगर रिवाइज करना है तो क्या रिवाइज करना है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई।
नेक्स्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन सिलेक्शन इन मॉक टेस्ट। मतलब कि आपको यह समझना है कि मॉक टेस्ट हो या एग्जाम हो, हमें वो सवाल चुनना है जो तुमसे सॉल्व हो सकता है। हमें वो सवाल नहीं चुनना है जो मुझे रोक रहा है, जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, या फिर जिसके ज्यादा चांसेस है कि मैं गलत जवाब दे दूं क्योंकि तुम्हारे उसके फॉर्मूले वीक है, उसके कॉन्सेप्ट वीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा छोड़ते हुए चलना है। याद रखिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इजी क्वेश्चन 50 से 60, मॉडरेट क्वेश्चन 30 से 40 और डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 से 30। आपको हमेशा 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 ये वाले सवाल नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको रोकने के लिए डाले जा रहे हैं, आपको फेल करने के लिए डाले जा रहे हैं। और अगर आपने इन सवालों पर अपना हाथ डाला तो इसका मतलब आप फेलियर अटेम्प्ट की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हो, आप रिवर्स गियर लगा रहे हो। आपका मेन फोकस यहां होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ कितनी जाती है बेटा? कट ऑफ ऑन एन एवरेज मैथ्स की 40% मान के चलिए कि 35 से 40% जो होगा 120 का, उतना हमारा कट ऑफ जाता है। मैं कह रहा हूं जब 50 से 60 सवाल यानी 50% क्वेश्चन पेपर जब आपका इजी लेवल पे रहता है, जिन्हें आप 60 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो, तो मेरे बच्चे तुम्हारा ध्यान इधर क्यों नहीं जा रहा है? और अगर तुम चाहते हो कि मुझे सर इसके बारे में और बताइए, तो इससे जस्ट प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाई है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, उसके अंदर मैंने सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिटेल में बात करी है, बिल्कुल बारीक से बारीक बातें करी हैं। आप इसे और अच्छे से जानना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है? तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यहां पर आपका ध्यान कहां होना चाहिए? इन 50 to 60 क्वेश्चन में होने चाहिए। आपको वो 10 मिनट देने मेरे भाई। फिर से मैं छोटी सी बात बताता हूं, तो इस पूरे वीडियो का मकसद में क्या बताया मैंने कि 10 मिनट देने हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैन करना है, तुम्हें पता चल जाएगा मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। तुम्हें पहले ये तो पता हो कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं और उनमें से कितने सवाल तुम्हें आते हैं। लेकिन बच्चा एक गलत काम करता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है कि मैं पहला क्वेश्चन लगाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा, नहीं बना उसी में लगा हुआ है, मैं तो लगाऊंगा, तीसरा मैं तो लगाऊंगा। ऐसे करते करते बेटा वो 70 क्वेश्चन तक पहुंचता है। और जो 50 क्वेश्चन आखिरी के बचे थे, पता चला कि जो उसको जो पढ़कर गया था, जो सिलेबस उसको पसंद था, उसी में से सबसे ज्यादा सवाल आखिरी के 50 क्वेश्चन में उसको दिख रहे हैं। फिर बच्चा कहता है सर जी काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तो आखिरी के 50 में तो मुझे 40 सवाल आते थे। अबे गधे, पहले नहीं पता कर सकता था कि आखिरी के 50 में तेरे मतलब के सवाल थे? कौन बताएगा तेरे को? तो यही चीज ध्यान देना है कि ये गलती पहले ही सॉर्ट कर लो कि पहले 10 मिनट में मुझे ये पता चल जाए कि मेरे मतलब के सवाल शुरुआत में है, बीच में है, आखिरी में है। उनको टिक लगा के छोड़ दो ताकि मुझे पता हो कि मेरे ये वाले सवाल खड़े हो गए, सर जी अब तो मैं कट ऑफ निकाल ही लूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा पेपर के लिए। समझ आ रही बात? तो इस एटीट्यूड के साथ आप जाओगे तो डेफिनेटली बेटा, चाहे मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि बेटा ये एक तरीके से एग्जाम को ही रेप्लिका करता है। जैसा आप एग्जाम में बिहेव करोगे उस चीज की आदत मॉक टेस्ट में डाली जाती है। अगर आप मॉक टेस्ट सही तरीके से अपेयर करोगे तो बेटा डेफिनेटली वही आदत आपकी एग्जाम में होगी और बेहतर परफॉर्म करोगे। सो मॉक टेस्ट में भी आप यही पैटर्न यूज करो, आप एग्जाम में भी वही पैटर्न यूज करोगे, ठीक है? तो याद रखना, पेपर पूरा नहीं, सिर्फ 50% सही सॉल्व करना जरूरी है। बच्चा ये माइंडसेट लेकर चल रहा है कि मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा। अब सर 120 क्वेश्चन थे तो 120 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? अरे नहीं भाई, तेरे को तो पेपर निकालना था, तेरे को तो क्रैक करना था। सो फोकस ऑन कि बस 50% क्वेश्चन पेपर मैं सही सॉल्व करूं विद 90% एक्यूरेसी। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। गलत जवाब या तुक्का लगाने की कोशिश में बेटा अपना करियर बर्बाद ना करें। आपका समय बहुत कीमती है, उससे भी ज्यादा कीमती आपके सपने और आपका मेहनत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गलत जवाब नहीं करना है, 90% एक्यूरेसी के साथ आगे चलना है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे पास आइए। मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं एलीट फोर्स फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, जिसमें 90 डेज के अंदर एंटायर सिलेबस में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, कैसे उसके क्विक सॉल्यूशंस निकालने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं,
ठीक है, जिसमें मैं आपको लाइव लेक्चर में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आपको डीपीपी मिल जाएगी, लेकिन ये ऑप्शनल छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि भैया डीपीपी बाद में लगाना, पहले पीवाईक्यूज करने। 10 साल के पीवाईक्यूज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा और मेरा कितना स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, इसी के साथ एनडीए 1 2026 का एलीट फोर्स बैच का फुल एक्सेस आपको मिल जाता है कि अगर आप चाहें किसी टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना तो वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट याद रखिएगा, फाइनल वार्निंग, बस इससे आगे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पीवाईक्यूज इग्नोर करने वाला कैंडिडेट सेल्फ सैबोटाज करता है, यानी वो खुद का ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया पीवाईक्यू आपका क्या कर रहा है बेटा, पूरे एग्जाम का ब्लूप्रिंट बता रहा है। पीवाईक्यू आपको ये बता रहा है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने चाहिए। पीवाईक्यू आपको ये बता रहा है कि कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए। यानी कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही बेटा इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, क्योंकि हर एक साल में 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं। यानी फ्री में आप 240 क्वेश्चन पर ईयर निकाल रहे हो, तो 10 साल के अंदर आपने 2400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बेटा दिमाग लगाओ कि तुम कहां इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सोचो इतनी बेसिक सी मैथमेटिक्स कि 2400 क्वेश्चन मुझे फ्री में मिल रहे हैं, बस उनके मुझे प्रैक्टिस करने की तो जरूरत थी। उन 2400 क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूं कि 50% क्वेश्चन रिपीट हो गए, जो होने के नहीं, 50% क्वेश्चन रिपीट हो गए, फिर भी तुमने 1200 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, चैप्टर वाइज, वैरायटी, वर्सेटाइल नेचर के क्वेश्चन, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, सब तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। तो पीवाईक्यूज इग्नोर करना नेवर अ सॉल्यूशन बेटा। जो इग्नोर कर रहा है इसका मतलब उसका पेपर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आती है। Every selected candidate unknowingly follows PYQ based preparation। जो कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट पूछ लो बेटा, किसी का भी तुम इंटरव्यू जब देखते हो, कोई आप पर्सनली जानते हो, कोई आपके बड़े भैया, कोई भी ऐसा जिन्होंने इंडिया का एग्जामिनेशन क्रैक किया, आप उनसे एक बार पूछो कि आपने पीवाईक्यू इग्नोर किया था क्या? वो बोलेगा पगले, पीवाईक्यू इग्नोर करने से कैसे पेपर निकल जाएगा? पीवाईक्यू तो बता रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे। तो वो अननोइंगली ये कर रहा है। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, या तो उन्होंने एक्सीडेंटली कर लिया होगा कि चलो पीवाईक्यू किसी ने बोला हमने कर लिया, या फिर उसके माइंड में ये चीज सेट है कि पीवाईक्यू इंटेंशनली वो प्रैक्टिस कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है कि मुझे पैटर्न समझना है और इस पैटर्न को क्रैक करना है। ठीक है, तो बेटा मैं बार बार कहूंगा कि अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है, सेल्फ डाउट आता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस यहां पर प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे कि ये रास्ता कैसे जाएगा और इस रास्ते में चलना कैसे है और एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।